क्या कारण था कि माँ बाप के विरोध करने के बावजूद भी श्रद्धा उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए मजबूर हो रही थी? हाँ, कहीं कुछ ब्लैकमेलिंग तो नहीं हो रही थी? कहीं ऐसा भी तो साजिश हो सकता है कि वो कुछ उसका वीडियो बना के रख लिया हो उनके प्राइवेट का, जिसके कारण वो ब्लैकमेलिंग कर रहा हो, उसको बार बार रख रहा हो। लव जिहाद में इस्लाम को बोलने के लिए कहेंगे तो ये जिहाद नहीं है, ये साजिश नहीं है तो क्या? तो जो इस तरह के मामले हैं उनको मुख्यतः लव जिहाद की श्रेणी में माना जाता है। दूसरी बात, आपने कहा कि किसी हिंदू लड़के के द्वारा किया जाता। आपको मैं बता सकता हूं कि अगर 1 लाख में मुश्किल से एक मामला हो सकता है ऐसा, उसमें भी जिसको हम गलत मानते हैं, वो कोई नॉर्मल लड़का नहीं है, एक बड़े घर का रईस लड़का है, पढ़ा लिखा लड़का है और काफ़ी प्रॉपर्टी है। पर क्रूरता से ज़्यादा है कि उसने इस मर्डर को प्लान किया है। पहले दिल्ली के कोने से एकदम सुनसान इलाके में वो फ्लैट लेता है, फिर वहाँ पे वो रहने लगता है और उसको भी ला कहना चाह रहे कि लव जिहाद का जो मामला होता है उसमें लोगों की मति भ्रष्ट कर दी जाती है। हमारी जो बहू बेटियां होती हैं उनकी दिमाग के साथ खेल किया जाता है, उन्हें छलावा दिया जाता है। आखिर क्या कारण था कि माँ बाप के विरोध करने के बावजूद भी श्रद्धा उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए? जय हिंद, जोहार। आप जनता लाइव देख रहे हैं, मैं आपके साथ विकास कुमार हूँ। अभी बीते 9 नवंबर को एक घटना प्रकाश में आई जिसमें एक इतनी बड़ी घटना जो भारत को झकझोर के रख दी, श्रद्धा मर्डर कांड। ये घटना ऐसा है जो उसका प्रेमी आफ्ताब है, वो श्रद्धा को 35 टुकड़ों में काट करके दिल्ली के अलग अलग जंगलों में फेंकने का घटना है। इस घटना में एक मीम है जो बहुत ज़ोरों से वायरल हो रहा है। ये भी मीम क्या है मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। कॉल सेंटर में नौकरी, माँ बाप से बगावत और 35 टुकड़ों में अंत। इस मुद्दे पर प्रमुखता से बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं बहुत ही तेज़ तर्रार नेता हैं और ये हिंदू एक्टिविस्ट हैं और भाजपा युवा मोर्चा में IT सेल को देखते हैं। नाम इनका है सुमन सौरभ। मैं इनसे इस मुद्दे पर बात करने का प्रयास करते हैं और इस मुद्दे पर ये हिंदू एक्टिविस्ट हैं, क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी नमस्ते। नमस्कार। देखिए, मुद्दा कितना गंभीर है। आपको हमेशा लगता होगा कि लव जिहाद का मामला चिल्लाया जाता है। इसमें बहुत सारे हमारे जो सेक्युलर मित्र हैं या अन्य पार्टियों से या जो लोग एक न्यूट्रल विचारधारा रखते हैं उनको लगता है कि ये लोग कट्टरपंथी हैं, हिंदू धर्म में गंदगी फैला रहे हैं। मीडिया में तो लगातार चल रहा है लव जिहाद, लव जिहाद। तो वही, अगर यही चीज़ मैं आपसे थोड़ा सा आप आगे बढ़िएगा, माफ़ी चाहते हैं। एक सवाल से हम शुरू करते हैं जो थोड़ा सा हो सकता है नकारात्मक सवाल है। अगर यही कोई अगर हिंदू लड़के के द्वारा होता तो आप क्या करते? क्योंकि यह एक अपराध है। अपराध का कोई धर्म, कोई जात होता नहीं है। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगर हिंदू लड़के के द्वारा भी अपराध होता तो इसको अपराध में श्रेणी माना जाएगा, लेकिन यहाँ पर मामला दूसरा है। इसको आप हिंदू लड़के के साथ नहीं जोड़ सकते। जिहाद क्या है? लव जिहाद। कोई किसी से प्यार कर लिया, शादी कर लिया, वो लव जिहाद नहीं। लव जिहाद है एक सोची समझी साजिश जिसके तहत किसी हिंदू लड़की को पहले बहलाया जाता है, फुसलाया जाता है, नाम झूठ बोल करके उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया जाता है और फिर उसका धर्म परिवर्तन कर दिया जाता है। तभी ऐसे मामलों को हम लव जिहाद कहते हैं। कोई ज़बरदस्ती वाला मामला नहीं है। पहले आप हिंदू नाम से बात करेंगे, विचार करेंगे, उसके साथ रिश्ता बना लेंगे और शादी के 1-2 साल बाद आप उसको इस्लाम कबूलने के लिए कहेंगे, तो ये जिहाद नहीं है, ये साजिश नहीं है तो क्या? तो जो इस तरह के मामले हैं उनको मुख्यतः लव जिहाद की श्रेणी में माना जाता है। दूसरी बात, आपने कहा कि किसी हिंदू लड़के के द्वारा किया जाता। आपको मैं बता सकता हूं कि अगर 1 लाख में मुश्किल से एक मामला हो सकता है ऐसा, उसमें भी जिसको हम गलत मानते हैं, हम किसी भी तरह से उसका सपोर्ट नहीं करते, लेकिन लव जिहाद के 1 लाख में आपको सैकड़ों मामले मिल जाएंगे, देश में हजारों मामले मिल जाएंगे जिसमें इस तरह की साजिश होती है, बहू बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ होता है, उन्हें खिलौने की तरह यूज़ किया जाता है और बाद में अगर वो उनकी बात ना माने या धर्म परिवर्तन ना बदले तो उन्हें कभी जान से मार दिया जाता है, कभी सूटकेस में पैक कर दिया जाता है, कभी सर धड़ से अलग कर दिया जाता है और नहीं तो इस तरह से 35 टुकड़ों में काट करके फ्रिज में रखा जाता है और बाद में जंगलों में फेंका जाता है। लगातार जो श्रद्धा हैं उनके घर से लगातार ये बोला जा रहा था, मतलब जो रिश्ता उनके बीच में था, श्रद्धा और आफ्ताब लिव इन रिलेशन, उसका लगातार विरोध करने के बाद भी वो रहीं। इस पर क्या कहना चाहिए? वही बात तो कहना चाह रहे कि लव जिहाद का जो मामला होता है उसमें लोगों की मति भ्रष्ट कर दी जाती है। हमारी जो बहू बेटियां होती हैं उनकी दिमाग के साथ खेल किया जाता है, उन्हें छलावा दिया जाता है। आखिर क्या कारण था कि माँ बाप के विरोध करने के बावजूद भी श्रद्धा उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए मजबूर हो रही थी?
हाँ, कहीं कुछ ब्लैकमेलिंग तो नहीं हो रही थी, कहीं ऐसा भी तो साजिश हो सकता है कि वो कुछ उसका वीडियो बना के रख लिया हो उनके प्राइवेट का, जिसके कारण वो ब्लैकमेलिंग कर रहा हो, उसको बार बार रख रहा हो। लव जिहाद में कई ऐसे मामले भी होते हैं जहाँ लड़कियों को ना चाहते हुए भी मजबूरन में ऐसे लोग होते हैं, उनका साथ देना पड़ता है, जिहादियों का साथ देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो उसको ब्लैकमेल करते हैं, समाज में बदनाम करने की धमकी देते हैं। और एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे, इस केस का अहम पॉइंट है कि 1 साल पहले भी श्रद्धा ने अपने प्रेमी के खिलाफ पुलिस में केस करने की धमकी दी थी, क्योंकि वो लगातार उसके साथ मारपीट कर रहा था, लेकिन फिर भी वो उसको छोड़ नहीं पा रही थी। तो कहीं ना कहीं कुछ साजिश थी। मर्डर करने का और भी तरीका हो सकता था, मारने का तरीका, लेकिन ये जो क्रूरता है, एकदम क्रूरता, क्या इसका कोई डेफिनेशन ही नहीं है। इस पर क्या कहेंगे? पहले आप समझिए आफ्ताब को, एक वो कोई नॉर्मल लड़का नहीं है, एक बड़े घर का रईस लड़का है, पढ़ा लिखा लड़का है और काफ़ी प्रॉपर्टी है। पर क्रूरता से ज़्यादा है कि उसने इस मर्डर को प्लान किया है। पहले दिल्ली के कोने से एकदम सुनसान इलाके में वो फ्लैट लेता है, फिर वहाँ पे वो रहने लगता है और उसको भी ला करके वहाँ पे रखता है, और फिर धीरे धीरे उसकी हत्या की प्लानिंग करता है, फिर उसको मर्डर करता है और बाद में उसको 35 टुकड़ों में जगह जगह 1-1 दिन 2-2 दिन 3-3 दिन गैप करके वो उसको बांटता है। तो क्रूरता किस तरह से, मतलब वो पिछले लगता है कि कई दिनों से इसकी प्लानिंग कर रहा था, उसके दिमाग में आइडिया चल रहे होंगे, वो सोच रहा होगा, जिसके साथ वो रह रहा है, रोज सो रहा है, बातें कर रहा है, खाना खा रहा है, और उसके सामने रह करके वो प्लानिंग कर रहा था कि मैं उसको मारूं, कैसे मारूं, क्या मारूं। तो क्रूरता तो आएगी, जो लगातार इस तरह की प्लानिंग करेगा वो तो चाहेगा। और दूसरी बात, कहीं ना कहीं उनके विचारधारा में या उनका जिस तौर तरीके से उनको ग्रो अप किया जाता है या बढ़ाया जाता है, उनमें तो इस तरह की बातें बहुत नॉर्मल है। काटना, मारना, चीरना, ये तो उनके लिए बाएं हाथ का खेल है, इसमें तो वो गर्व महसूस करते हैं। इस केस में अब आगे क्या होगा, इस पर क्या कहेंगे आप? केस में तो आगे बहुत कुछ हो सकता है, पुलिस भी अपनी कार्रवाई कर रही है, पर सबसे बड़ा मुद्दा है जिस तरह की छोटी छोटी बातों पे ट्विटर पे बवाल होता है, सोशल मीडिया पे बवाल होता है, क्या इस मुद्दे पे सिर्फ हिंदू संगठनों का ही सिर्फ बवाल काम करेगा? क्या महिला जो फेमिनिस्ट हैं उनका काम नहीं आएगा? बहुत सारे फेमिनिस्ट महिला अधिकारों की बात करते हैं। आज एक महिला के साथ इतनी बड़ी दुर्दांत घटना हो गई, कोई महिला संगठन आवाज़ उठा रहा है? क्या स्वरा भास्कर जैसी अभिनेत्रियां इस संबंध में ट्वीट करेंगी? क्या फरहान अख्तर को आज देश की बेटियों के लिए देश खतरे में लग रहा है, या सिर्फ बीफ जैसे मामलों पे ही उन्हें देश में खतरे में लगता है? या क्या आज आमिर खान बोल सकते हैं इस देश में रहने के लिए अब मुझे डर लगता है? ऐसे मामलों पे तो वो नहीं बोलते। दिक्कत है सिस्टम का, और सिस्टम इस तरह है कि इसमें न्यायालय और पुलिस से ज़्यादा हमारे लोगों को जागने की आवश्यकता है, उन्हें जागने की आवश्यकता है। एक सवाल इसमें और जोड़ना चाहेंगे हम उस पर। अभी ये जो घटना है और जो ये अपराध है, इस अपराध का न कोई धर्म है न कोई जाति है, लेकिन इसके बावजूद आप लोग तो आवाज़ बुलंद कर ही रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी मुस्लिम जो संगठन है या उनकी जो तथाकथित पार्टियां हैं या फिर जो भी हैं, उनका इस मामले पे अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। इसको एक बड़ी फेमस वर्ड है अलतकिया बोला जाता है। जब अपना मामला हो, दुख हो ना, तो वो पूरे जोर जोर से चिल्लाते हैं, लेकिन जैसे ही किसी के दुख में उनका आदमी शामिल हो तो वो शांत हो जाते हैं या उसको नकार देते हैं या उसके बारे में उनको कुछ बोलना ही नहीं। अगर यही घटना किसी मुस्लिम लड़की के साथ हो जाती तो शुक्रवार को जुम्मे के नमाज के बाद पूरे देश भर में दंगे होते, प्रदर्शन होते, जगह जगह पे तोड़ फोड़ की जाती, आगजनी की जाती। परंतु ये नुपुर शर्मा वाला मामला तो जो घटना है वो सामने, नुपुर शर्मा या किसी भी अन्य तरह का हो जिसमें किसी भी तरह से लोग कोई उनके धर्म से संबंधित हो तो वो तुरंत हमला करने लगते हैं, लेकिन जब अपराधी उनके धर्म का हो तब उस बारे में ना तो कभी निंदा करते हैं ना करते हैं। बल्कि आप फेसबुक खोल के देखिएगा और जहाँ कहीं भी इसके बारे में लिखा जाएगा तो सबसे ज़्यादा हंसने वालों का कमेंट आपको उनके नाम से पता चल जाएगा कि वो किस मजहब के लोग हैं। वो लाफिंग रिएक्शन दे रहे हैं, जैसे ये बड़ी ही खुशी की बात है, एक को मुक्ति मिली, मर गया काफिर, इस तरह के बात लिखे जाते हैं। तो आप कहाँ से उनसे इस तरह के स्टेटमेंट का उम्मीद कर सकते हैं? उनके लिए तो हम लोग काफिर हैं, हम तो इंसान ही नहीं हैं। लिव इन जैसे जो ये जो है कानून, जो है, जो कानून नहीं कहें इसको हम, जो प्रथा चली है एक लिव इन का, ये लगातार ऐसा घटना आते रहता है। क्या भारत सरकार लिव इन जैसे कानूनों को भारत में बैन करेगी? लिव इन जैसे कानूनों को भारत में अब बैन करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि पूरी दुनिया में एक उदारवादी छवि बढ़ती जा रही है और लोग इस तरह की विचारधारा में जी रहे हैं। तो इस तरह से जरा माफ़ी चाहेंगे, इस तरह से तो हमारा जो भारतीय संस्कृति सभ्यता है वो भी तो खतरे में। भारतीय संस्कृति और सभ्यता खतरे में तो शुरू से ही है, जब से इस देश में मुगल आए, अंग्रेज आए, तब से खतरे में। लेकिन बात है कि यहाँ पे हमारे अभिभावकों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, हमारे बच्चों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हम उन्हें किस तरह का संस्कार देते हैं। और अब समय आ गया है कि हम थोड़ी सी अपने हिंदू परिवारों से भी आग्रह हो कि रूढ़िवादी विचारधारा को त्याग करें
और समझाएं अपने बच्चों को, या बच्चों के साथ बात करें कि किस उम्र में बॉयफ्रेंड है, क्या है, गर्लफ्रेंड है। अगर इस तरह की बात है तो वो खुल के रखें। आज भी बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने माँ बाप से डरते हैं और बाद में वो बगावत का रूप अख्तियार कर लेते हैं और कुछ गलत कदम उठा लेते हैं, और ये सिर्फ थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन के कारण होता है, जिससे बच्चों में गुस्सा बढ़ जाता है। पर बहुत ज़रूरी है कि हम जो हिंदू परिवार हैं वो अपने बच्चों के साथ इन सारी विषयों पे बात करें। आज भी लोग प्यार है, लव, ऐसे टॉपिक अपने माँ बाप के साथ शेयर नहीं कर सकते, उसे अपने मन में दबाए रखते हैं, अपने दोस्तों से शेयर करते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि आप गलत सर्कल, गलत संगत में रहने के कारण कोई गलत कदम ले लेते हैं, जिससे बाद में अपने माँ बाप को भी तकलीफ उठानी पड़ती है और आपको भी तकलीफ उठानी पड़ती है। इस केस में एक जो अभी अहम कड़ी जुड़ी है, आप शायद आपको पता होगा कि अब पुलिस ये कोर्ट में पेशी के बाद पुलिस रिमांड पर 5 दिनों के लिए भेज दिया गया था, जिसके बाद पुलिस लगातार पूछताछ और लगातार छानबीन कर रही है, जिसमें महरौली जो जंगल है, जिसमें उसके बॉडी पार्ट्स फेंकने का जो दावा किया जा रहा है, वहाँ से 13 हड्डियाँ मिली है। और क्या और भी अभी सुनने में आ रहा है कि जो उसका किचन है वहाँ से कुछ खून के धब्बे भी मिले हैं। क्या ये सारा सबूत उसको फांसी दिलाने के लिए कारगर है या फिर काफ़ी हैं, या और भी सबूतों का ज़रूरत पड़ेगा? देखिए, सबूत तो उसका खुद का ही बयान या जिस तरह की ये घटना हुई उसी में काफ़ी। पहले तो वो अपने बयान से सर पुलिस को बहुत ज़्यादा वो गुमराह करने का प्रयास किया। देखिए, जो फ्रिज में जो सबूत मिला है उससे बड़ा सबूत इसमें फांसी दिलाने के लिए कुछ नहीं चाहिए। पर हमारा देश का अभी सिस्टम इस तरह से है कि अगर किसी ऐसे व्यक्ति को जो दूसरे कौम से संबंधित रखता है, अगर उसको सज़ा देने की बात आती है तो देश का सेकुलरिज्म खतरे में पड़ जाता है। तो कहना तो मुश्किल है, लेकिन हमारी कोशिश होगी, हमारे जितने भी हिंदू संगठन हैं, कि ऐसे दुर्दांत अपराधी को फांसी जरूर होना चाहिए। फांसी से कम सजा अगर करते हैं तो इस देश की नारियों का अपमान है, बेटी का अपमान है, चाहे वो हिंदू होगी या मुसलमान या सिख या। इसमें सेकुलरिज्म की कहाँ बात है? अगर सारा सबूत उसके खिलाफ मिलेंगे तो जाहिर सी बात, ये तो न्यायालय का बात है, न्यायालय का मामला। न्यायालय भी आजकल मीडिया से, सोशल मीडिया से और तरह तरह के अन्य दबावों से ग्रसित है। सरकार तो आपकी, सरकार हमारी ऐसी लगातार आपके ऊपर, आपकी सरकार है, केंद्र की सरकार 8 सालों से है, आपके ऊपर लगातार ये आरोप लगा है कि कहीं ना कहीं बाकी के जो एजेंसियां हैं या तो फिर न्यायालय ही आपके दबाव में काम करती है, तो आप फांसी दिलवा क्यों नहीं देते आपको? एक चीज़ है, आपने देखा होगा मूवी अभी जो आई थी कश्मीर फाइल, बोलते हैं कि सरकार तो उनकी है लेकिन सिस्टम हमारा है, और ये बात बिल्कुल सही है। बहुत सारे सिस्टम में ऐसे लोग हैं जो आज भी उनके लिए काम करते हैं, और हमारी ही सरकार है, इसीलिए हमने इतनी तेज़ी से पुलिस जांच करवाई, और दिल्ली में केंद्र सरकार की पुलिस है, इसलिए इतनी जल्दी से सबूत पकड़े जा रहे हैं, अपराधी को पकड़ लिया गया, उसे भागने का मौका नहीं दिया गया, और बहुत ही जल्दी इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला करके सजा देने की भी कोशिश होगी, और ये मोदी सरकार का ही काम है। अभी के जो नौजवान हैं जो ये लिव इन रिलेशनशिप को प्रीफर करते हैं, उनको क्या आप संदेश देना चाहेंगे? देखिए, लिव इन रिलेशनशिप करना या नहीं रहना उनका पर्सनल चॉइस है, बट एक बात है, अगर आपके माँ बाप आपको कुछ बात बोलते हैं, समझाते हैं, उनको ज़्यादा अनुभव है, प्लस आपको व्यक्ति परखने की चर्चा होनी चाहिए। सिर्फ आप एक तरफा कमिटमेंट करेंगे और अगला आदमी आपके लिए कमिटमेंट करने के लिए रेडी नहीं होगा तो कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप धर्म बदल सकते हैं तो आप अगले को बोलिए, क्या वो आपके लिए धर्म बदल सकता है? क्या प्यार सिर्फ एक साइड से होता है? एक ही साइड से कमिटमेंट नहीं मांगता ना, कमिटमेंट दोनों साइड से होना चाहिए। तो जब भी इस तरह के मामले आते हैं, एक दूसरे को तौलने की कोशिश कीजिए, परखिए, जल्दी में डिसीजन मत लीजिए, लंबा टाइम गुजारिए, देखिए। और पहली बात है, ऐसे लोगों से जितना ज़्यादा दूर रहें वो अच्छा है, क्योंकि उनकी नज़र में हम लोग काफिर हैं, आपकी ज़िंदगी की कोई वैल्यू नहीं है। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि आप उनसे दूर ही रहें। क्या ऐसा ये जो दिल दहलाने वाली घटना है, इसके बाद लोगों में एक जागृति आएगी? क्या लोग इससे सतर्क होंगे, जागरूक होंगे? क्या वो जो फैसले लेंगे उसमें सोच समझ के लेंगे? आप जो उनका जो अभिभावक हैं जो बोलेंगे, क्या थोड़ा सा उस पर विचार करेंगे? आप लगता है आपको? बहुत मुश्किल सवाल पूछा है। जागृति और जागरूकता आने में मुझे लगता है कि अभी कम से कम और 50 साल लगेंगे। लोग ऐसी घटनाएं आती हैं, 1 महीना तक याद रखते हैं और उसके बाद सब कुछ भूल जाते हैं। ये वही बच्चे हैं जो फिर से इंस्टाग्राम में आप कुछ लिख देंगे तो आपको बोल देंगे ये हिंदू मुसलमान बहुत करता है, ये कम्युनल आदमी है। तो बहुत मुश्किल है, हाँ, लेकिन है कि बच्चों की जिम्मेदारी बढ़ानी होगी, काउंसलिंग करनी होगी और उनके बीच बातचीत करना होगा, और जिसके लिए अब प्रयास करना जरूरी है। और थोड़ी जागरूकता तो जरूर आएगी, अब माँ बाप भी सतर्क होंगे और लड़कियां भी सतर्क होंगी, ऐसा प्रतीत होता है। लव जिहाद जो आप शुरू में बोल के गए, लव जिहाद को रोकने के लिए कोई वैसा ठोस कानून भविष्य में हम केंद्र सरकार से देख सकते हैं क्या? बिल्कुल आ सकता है, परंतु लव जिहाद में ठोस कानून आने के बाद भी एक कानून में हमारा दिक्कत है, लड़की का बयान होता है
और लड़की का बयान सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो लव जिहाद का हम ठोस कानून तो बना सकते हैं, लेकिन कानून से ज़्यादा यहाँ काउंसलिंग की ज़रूरत है, समझ की ज़रूरत है, परिवार में संस्कार और विचारधारा की ज़रूरत है जो उन्हें बताए कि किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है, किससे क्या संबंध रखना है। कानून आ सकता है पर कानून से ज़्यादा संस्कार इसमें काम करेगा। आप एक बहुत ही तेज़ तरार हिंदू एक्टिविस्ट हैं, आप रिसर्चर भी हैं, हमेशा रिसर्च करते रहते हैं। क्या कोई मुहिम आप लोग चलाने वाले हैं इस विषय पर? अभी तो वैसा उसका कुछ प्लान नहीं है, लेकिन लगातार सोशल मीडिया में, ट्विटर में खासकर हमारे बहुत सारे ऐसे हिंदू लोग हैं और हिंदू एक्टिविस्ट हैं जो लगातार इस पे मुहिम चलाते रहते हैं, या जो हमारी ग्रो अप है किस तरह का संस्कार हो इस पे बात होते रहती है। यूट्यूब पे भी इस पे आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। और लगातार इस मामले में बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद लगातार काम करता है। हमारी बेटियों के लिए दुर्गा वाहिनी है जहाँ पे लगातार इस तरह के मामले रखे जाते हैं और बात किए जाते हैं। समय समय पर मंदिरों में मंगल आरती होती है जहाँ पर भी लव जिहाद जैसे मुद्दों पे चर्चा होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, थैंक यू सर, बात करने के लिए। ये तेज तरार रिसर्चर और हिंदू एक्टिविस्ट सुमन सौरभ जी हैं, जी थे, जो अभी जो देश में सबसे बड़ा जो मुद्दा बना हुआ है और जो हॉट खबर बनी हुई है सरदा मर्डर केस, उस पर बात कर रहे थे। आप अगर अभी तक हमारा दर्शक नहीं हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।